Good evening, beta. Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, sir. Yes. Good evening, sir. Very good evening. और क्या हाल चाल है? आज का दिन तो तुम लोगों का काफी हेक्टिक होता है. यस सर, बहुत सर. थर्सडे और Yes, sir. बहुत ज्यादा. अच्छा, कौन कौन से दिन तुम लोगों का बहुत हेक्टिक होता है? थर्सडे फ्राइडे सर, मतलब 6 घंटे की तो ट्यूशन ही. थर्सडे और फ्राइडे. ओके, तो सर थर्सडे. हेक्टिक नहीं होता, मतलब सेल्फ स्टडी का टाइम कम हो जाता है सर आज और कल. अभी तो इसके पहले तुम्हारी क्लास थी. अभी कितने बजे फ्री हुए तुम लोग आज इस क्लास के पहले? 4 o'clock. मतलब है कि अगर ये क्लास, ये थर्सडे वाली क्लास में ऑफ कर दूं तो आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का. आपने अगर ये क्लास ऑफ करी उसके बाद 9 बजे फिर से क्लास होती है 9 से 11. 1.5 घंटे मिले. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. नहीं, अगर ज्यादा लोड पड़े, कोई दिक्कत हो तो बताना मुझको. ठीक है, हम लोग सर सैटरडे वाली कैंसिल कर दो. हाँ, क्या सैटरडे? सर सैटरडे वाली कैंसिल कर दो थर्सडे वाली की जगह. सर सैटरडे वाली ऑफ कर दो. सर सैटरडे 5 क्लासेस होती हैं. चलो ठीक है, कोई बात नहीं है. वैसे भी सैटरडे यूजुअली नहीं हो पाती क्योंकि मैं सैटरडे को जब ट्रेवल करता हूँ तो मेनी टाइम्स आई कुड नॉट रीच, आई डोंट रीच एट टाइम. तो सैटरडे में ऑफ कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है क्योंकि अभी हमारे सिलेबस का भी कोई इशू नहीं है. तो अगर ऐसा होगा तो सैटरडे ऑफ कर देंगे. ठीक है, कोई नहीं. अभी हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? हम लोग हाँ, परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एंड रैंक ऑफ वर्ड तक कर लिया था. और उसके बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं परम्यूटेशन ऑफ सर्कुलर, मतलब परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कल. ठीक है, तो आप लिखेंगे. सर आपने कही तो थी, बट वो आधी के बाद सर्कुलर ही आ गया था उसमें. चलो कोई बात नहीं. सर्कुलर परम्यूटेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्कुलर परम्यूटेशन. तो सर्कुलर परम्यूटेशन मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. वो बहुत बेसिक सा, मतलब एक टेस्ट ऑफ योर विजुअलाइजेशन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन एंड अ सर्कल. ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक सर्कल है. दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? वो एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस सोचेगा जिसको सेंटर कहते हैं. जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी भी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट इक्विडिस्टेंस नहीं होंगे. ओके, डू यू थिंक दैट यू आर एब्सोल्युटली ओके? सर ये इन्होंने बोला कि अगर सर्कल की बात करें तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट फ्रॉम विच all the points are maintaining same distance, but in case of a straight line you cannot say so. But if I say that suppose there exists a point at infinity, मैं अगर बोलूं कि ये सेंटर जो है, ये सेंटर इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है. ये तो सी एक फाइनाइट पॉइंट है. अगर सी इन्फिनिटी पे हो जाए तो इन्फिनिटी से तो इस लाइन का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे माना जा सकता है क्योंकि सबकी डिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगी. यस सर. तो आप ये भी बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कल अप टू सम एक्सटेंट, provided you say that its radius is infinite. अगर हम सर्कल की सर्कमफरेंस, सर्कल का रेडियस को बढ़ाते जाएं तो उसकी आर्क को देखो ध्यान से. जैसे अभी छोटा रेडियस है तो ये आर्क है मान लो, तो ये आर्क एक कर्व्ड आर्क दिख रही है. ठीक है, लेकिन अगर यही इतने लेंथ की आर्क अगर आप कंसीडर करो ऑन अ बिगर सर्कल, है ना, तो आपको क्या दिखेगा? सेम लेंथ ऑफ आर्क अगर लो यहां पर तो आप देखोगे कि उसका कर्वेचर रिलेटिवली स्मॉल होगा. एंड लार्जर द सर्कल द आर्क विल अपीयर टू बी स्ट्रेट. तो आई कैन से दैट जिस तरह से आपने डिफाइन करने की कोशिश करी उसके हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कल ऑफ इनफिनाइट रेडियस.
इन्फिनाइट रेडियस, ऐसा बोला जा सकता है कि अगर रेडियस ऑफ सर्कल अगर इन्फिनिटी हो जाए, मतलब बहुत बहुत ज्यादा हो जाए, तो इट विल अपीयर टू बी स्ट्रेट। एक तो वो एस्पेक्ट है, मैं उस एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा था, वो तो मतलब कि एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट हो गया कि कर्वेचर जीरो हो जाएगी। यहाँ पर कर्वेचर है और अगर कर्वेचर जीरो हो गई तो यही सर्कल है, सर्कल विद जीरो कर्वेचर इज स्ट्रेट। तो वो कैलकुलस में आप पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। मैं कुछ और पूछ रहा था, मैं बोल रहा था कि और कोई डिफरेंस, एक जो डिफरेंस को एक बेसिक लेमैन भी आइडेंटिफाई कर सकता है, लूप है। लूप है मतलब सर्कल एक क्लोज्ड कर्व है और स्ट्रेट लाइन एक ओपन एंडेड कर्व है। स्ट्रेट लाइन के टर्मिनल्स, मतलब अगर मैं एक फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट लाइन ले लो और उसी फाइनाइट लेंथ से एक सर्कुलर लूप बना दो, तो दोनों में फर्क क्या है? एक में एक इनिशियल पॉइंट है, एक टर्मिनल या फाइनल पॉइंट है, वो दोनों दो डिस्टिंक्ट है। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, whereas in circle or any closed loop, for instance I can take circle or we can take any closed loop. In closed loop the initial and final points you cannot distinguish, there is no initial point, there is no final point. So here there is an initial point or terminal point and yahan no initial or terminal point, no terminal point. Ab as far as combinatorics is concerned, how does this difference creates a difference in number of permutations, yeah, in arrangements, in arrangements, how does it is going to make a difference? तो डिफरेंस कुछ ऐसे आता है कि अगर मैं बोलूं कि एक सर्कल पे 5 चेयर्स पड़ी हुई, देयर आर 5 चेयर्स अराउंड अ सर्कल, एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल चेयर्स हैं एंड दे आर अराउंड अ सर्कल। तो मैंने बोला कि ऐसे एक चेयर यहां पड़ी हुई मान लो, एक चेयर यहां पड़ी हुई, एक चेयर यहां पड़ी हुई, एक चेयर यहां पड़ी हुई और एक चेयर यहां पड़ी हुई, और ऐसे ही 5 चेयर्स अगर मेरे एक रो में पड़ी हुई है, फर्स्ट हो गई, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है और एक यहां है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या बोला? यस सर, इनिशियल और टर्मिनल पता है इसमें, बट उसमें नहीं पता। क्योंकि हमारे पास में अगर 5 चेयर है, 5 के 5 चेयर्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनका कलर, शेप, एवरीथिंग इज सेम। अगर वही 5 चेयर को आप सर्कल के अराउंड अरेंज कर दो और वही 5 चेयर को आप एक लाइन में अरेंज कर दो, तो अगर मैं आपसे बोलूं लाइन, इस अरेंजमेंट में अगर मैं बोलूं कि विच इज द फर्स्ट चेयर, if I say which is the first chair, then you will automatically take one decision. कुछ लोग बोलेंगे कि ये फर्स्ट चेयर है, ये सेकंड चेयर है, ये थर्ड चेयर है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। और ऑन द अदर हैंड कुछ लोग बोलेंगे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। बट इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा, यही दो आंसर होंगे। Although there is no mark on any of the chair कि ये पहली है, ये दूसरी, there is no numbering on the chairs, but still you get a natural numbering. तो लाइन में एक natural numbering होती है क्योंकि there is a terminal from where you can begin. So किसी भी एक टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक एक नेचुरल नंबरिंग है, ये फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड ऑन एंड सो फोर्थ। बट कैन यू से द सेम ऑन द सर्कल? क्या आप इस सर्कल पे जो 5 चेयर है इनमें से आप बोल सकते हो कि कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो कोई अगर यहां से स्टार्ट करता है तो वो बोलेगा ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। लेकिन कोई इसको ऑब्जेक्ट कर सकता है, वो बोलेगा नहीं भाई हमारा तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। कोई बोलेगा नहीं हमारा तो यहां से पहला स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे लिए तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो एनी ऑफ द चेयर कैन बी टेकन एज फर्स्ट चेयर एंड देयरफॉर देयर इज अ नंबरिंग। एक चेयर को तुम्हें मार्क करना पड़ेगा
एक रेफरेंस पॉइंट को लेना पड़ेगा और उस रेफरेंस पॉइंट को फर्स्ट मान लो, तो उसके रेस्पेक्ट में सारी बातें लीनियर परमुटेशन जैसी हो जाएंगी। वो रेफरेंस पॉइंट लीनियर परमुटेशन में ऑटोमेटिक है, आइदर द लेफ्ट टर्मिनल और द राइट टर्मिनल, बट इन सर्कुलर परमुटेशन सिंस देयर इज नो टर्मिनल, since there is no initial or final point, therefore you have to choose a reference point. This is the fundamental difference between line and circle as far as permutation is concerned. मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब आ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब कुछ नहीं, बस इसी फंडामेंटल बात से सब चीज गवर्न हो जाएगी। जैसे अगर मैंने बोला व्हाट इज सर्कुलर परमुटेशन, तो आप बोलेंगे कि अरेंजमेंट of the objects around a circle or around the circumference of a circle is known as circular permutation, पहला पॉइंट। दूसरा, two circular permutations are called identical if one of them can be superimposed on the other by a suitable rotation. अब ये जो दूसरी बात मैंने बोली, इसको समझो। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास में दो अरेंजमेंट हैं, एक अरेंजमेंट है ए बी सी डी और लीनियर अरेंजमेंट है, और एक अरेंजमेंट है ए सी बी डी, है ना। एक अरेंजमेंट है ए बी डी सी, और मान लो फिर मैंने लिख दिया ए बी सी डी। इनमें से कौन सा दो अरेंजमेंट आइडेंटिकल है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? सर वो उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए सभी लेटर्स की। हाँ, पोजीशन सेम, लेटर्स का आइडेंटिकल पोजीशन। हाँ, पोजीशन सेम होनी चाहिए, मतलब है कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और उनकी प्लेसिंग सेम होनी चाहिए। तो ये चारों में से आप बोलोगे कि ये और ये सेम अरेंजमेंट्स हैं, बट ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। रीजन भी कि इसमें आपका ऑल्दो टर्मिनल दोनों एंड पॉइंट के जो लेटर्स हैं वो सिमिलरली प्लेस्ड है, बट बीच वाले अपनी मिसप्लेस्ड है। यहां पर क्या है, फर्स्ट दो सिमिलरली प्लेस्ड हैं बट लास्ट के दो मिसप्लेस्ड है। एक भी मिसप्लेस्ड है तो उसको बोलते हैं कि दे आर डिफरेंट। बट अगर मान लो पोजीशन का कॉन्सेप्ट किसी को ना भी पता रहे ना, इवन देयर आर सर्टेन स्पेसीज, सर्टेन एनिमल्स, बर्ड्स जिनको पोजीशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो उनको 1 2 3 4 नहीं आता, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को उस अरेंजमेंट या पैटर्न को देख करके भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। और वो कैसे होता है, वो क्या करते हैं, मैप करते हैं। मैप करने का मतलब है इसको उठाया और उसको कंपेयर करके देखा कि किसके साथ सुपर इम्पोज हो गया। अगर इसको उठा करके इस पे रखा तो मिसमैच दिख जाएगा, इसको उठा करके इसके ऊपर रखा मिसमैच दिख जाएगा, है ना। 2 मैच करेंगे और 2 मिसमैच होंगे, लेकिन इसको उठा के इस पे रखा तो कंप्लीटली मैच हो जाएगा। तो फंडामेंटल जो वे है ये बोलने का कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर 2 permutations are identical or not, just you take this one and place it over the another. If they over superimpose each other, अगर बिल्कुल उसको शैडो कर ले, बिल्कुल उसको एग्जैक्टली कवर कर दे, आइडेंटिकली कवर कर दे, तो बोलते हैं कि ये दोनों परम्यूटेशन सेम है, अदरवाइज बोलते हैं मिसमैच्ड। दिस इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। अब सबसे फंडामेंटल आइडिया ये है, तो यही बात ये भी बोल रहे हैं कि 2 सर्कुलर परम्यूटेशन कब सेम होंगे। तो बोल रहे हैं कि आपके पास में एक सर्कुलर परम्यूटेशन है, एक दूसरा है। आप एक परम्यूटेशन को उठाओ, एक डेकोरेशन को उठाओ, उसको दूसरे के ऊपर रखो और रखने के बाद उसको सुटेबली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करके अगर उसके साथ सुपर इम्पोज हो गया, बिल्कुल ओवरलैप कर गया, तो हम बोलेंगे सेम है। और अगर नहीं ओवरलैप को किया तो हम बोलेंगे, एक भी अगर मिस मैच हुआ तो हम बोलेंगे सेम नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे वर्कआउट करेंगे? जैसे अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप बताएंगे कि ये सही है या गलत। ये जो सुपर इम्पोजिशन होगा उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आप एक सर्कुलर परम्यूटेशन को उठाकर रोटेट कर सकते हो, कितने भी डिग्री से रोटेट कर सकते हो, लेकिन जो उसके अराउंड में ऑब्जेक्ट हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन सेम रखते हुए उनको स्टीयर कर सकते हो, ऐसे इवन टर्न भी नहीं कर सकते, ऐसे उठा के उसको पलट नहीं सकते। सिर्फ जैसे ऐसे उठाने के बाद उसको ऐसे स्टीयर कर सकते हैं, ऐसे स्टीयर कर सकते हैं, फिर ऐसे वो सुपर इम्पोज करना है। अब आप मुझे बताओ, एक परम्यूटेशन ये है, क्या है ये?
या तो बोलो कि ये 5 नंबर्स का परम्यूटेशन है या 5 लेटर्स का परम्यूटेशन है, और एक ये है. डू यू थिंक दैट दे आर सेम सर्कुलर परम्यूटेशन और यू विल से दैट दे आर डिफरेंट सर्कुलर परम्यूटेशन? व्हाट इज योर ओपिनियन? सेम है. कैसे कैसे आपने जजमेंट लिया कि सेम है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 2π/5 एंगल. बिल्कुल सही बात है. टोटल 360/5 एंगल से अगर आपने इसको रोटेट कर दिया, इसको रोटेट किया, कितने से रोटेट किया? 360/5 मतलब 72 हाँ 72 डिग्री. 72 डिग्री से इसको रोटेट किया तो आप देखोगे कि ए बी की पोजीशन पे आ जाएगा, बी सी की जगह जाएगा, सी डी को, डी ई को, ई ए की जगह आ जाएगा. तो एग्जैक्टली यही वाला बन जाएगा. तो दिस विल कन्वर्ट टू दिस. तो हमने क्या किया? हमने ओवरटर्न नहीं किया और हमने केवल एक सर्टेन रोटेशन दे करके दिखा दिया कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है. दिस विल कन्वर्ट टू दिस. और रिवर्स रोटेशन दे करके इसको ऐसे रोटेट कर दो 72 डिग्री से, तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये दोनों आइडेंटिकल परम्यूटेशंस है. गुड. This and this, what do you think about them? सर ये भी सेम ही होंगे, 72 डिग्री पे होंगे सर. उनकी आगे है, सेकंड वाले का एक और 72 लगा दो, ये थर्ड बन बिल्कुल. जाए, उसमें एक और 72 कर दो, उसको चल जाए. बिल्कुल ठीक है. इसका मतलब ये चार के चारों आइडेंटिकल परम्यूटेशंस हैं और ये बात आप बिल्कुल sir. अच्छी तरह से एग्री करते हो, क्योंकि इसको 72 से रोटेट किया तो ये बन गया, और इसको फिर से 72 से रोटेट किया उसी डायरेक्शन में, तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. डी इधर आ जाएगा, और इसको फिर से 72 डिग्री से रोटेट कर दिया तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर है? यस सर. और अगर इसको फिर से 72 कर दें तो एक और वो एक और हो जाएगा, एक और बन जाएगा. क्या बन जाएगा उस केस में? यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, और इधर में ए आ जाएगा. और बट अगर इसको फिर से 72 करते हैं, फर्स्ट वाला वापस बन जाएगा. हाँ, तो उस केस में यू विल सी दैट द फर्स्ट वन विल बी ऑब्टेन्ड अगेन. इसका मतलब है कि किसी भी सर्कुलर परम्यूटेशन में एक सिर्फ रोटेशन करते हुए कितने ऐसे परम्यूटेशंस बना सकते हैं जो इक्विवेलेंट होंगे, सेम आइडेंटिकल परम्यूटेशन बोले जाएंगे. जितने ऑब्जेक्ट होंगे, जितने ऑब्जेक्ट उस सर्कुलर परम्यूटेशन में सर्कल के अराउंड में होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 5 है तो 5 सिमिलर परम्यूटेशंस मिलेंगे. किसी एक के 5 बना सकते हैं, है ना. अगर 4 होंगे तो 4 बन जाएंगे, अगर n होंगे तो n बन जाएंगे. क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब जरा एक बात और मैं ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूं, उसको ध्यान से देखो. आपने ये बोला कि 5 के ये सारे के सारे सेम सर्कुलर अरेंजमेंट हैं. यस सर. अगर ये सारे सेम सर्कुलर अरेंजमेंट है तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक काम करते हैं, किसी एक प्लेस पर खड़े हो जाओ, ऑब्जर्वर बन जाओ आप. मान लो यहां टॉप पर, एंड ऑब्जर्व टुवर्ड्स राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्जर्व करो हर एक को टॉप से, और जो पैटर्न आपको मिले उसको जरा प्रोनाउंस करो, बोलो. तो व्हाट डू यू कॉल फॉर फर्स्ट अरेंजमेंट? इसको क्या बोलोगे? A B C D E. A B C D E. It's a linear permutation, right? And what about the next? E A B C D. E A B C D. And similarly, if you keep on doing so, D E A B C. And similarly, you say C D E A B. And the lastly, आपके पास एक और आ जाएगा, that is B C D. बट अब ध्यान से देखो कि ये जो 5 है, इसके बाद अगर आपने एक भी रोटेशन दिया तो आपको वापस ये वाला मिल जाएगा फिर से. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 5 अरेंजमेंट्स हमने लिखे हैं, ये लीनियर परम्यूटेशंस, ये पांचों सेम है कि डिफरेंट है? सेम. ये सेम है सर. अरे नहीं, ये डिफरेंट है. लीनियर तो डिफरेंट है. हाँ, लीनियर डिफरेंट है. सर्कुलर सेम है बट लीनियर सारे के सारे डिफरेंट है. इसका मतलब हमें बोल सकते हैं कि वन सर्कुलर परम्यूटेशन जनरेट्स हाउ मेनी लीनियर परम्यूटेशन?
N. It gets you n number of linear arrangements, linear permutation, provided कि उस पे कितने ऑब्जेक्ट हैं, एरे ऑफ, हाँ जी। तो अगर n ऑब्जेक्ट का एक सर्कुलर परमुटेशन उठाओ, एक सिंगल सर्कुलर परमुटेशन, then corresponding to one single circular permutation of n object, I can get n number of different linear permutations, distinct linear permutation, एक से n बनेंगे। एंड जैसे यहां पर एक से कितने बन रहे, वन सर्कुलर परमुटेशन is giving you 5 linear permutation। अब कोई अगर बोले कि कितने सर्कुलर परमुटेशन होंगे, 5 ऑब्जेक्ट के टोटल कितने सर्कुलर परमुटेशन होंगे, तो मैंने बोला लेट टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस इज इक्वल टू x, एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लीनियर परमुटेशन कितने होंगे, X into 5. total number of linear permutations will be x into 5 या 5x। बट आप जानते हो कि 5 ऑब्जेक्ट्स हो, अगर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो तो उनके टोटल कितने लीनियर परमुटेशन होते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर परमुटेशंस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट कितने होते हैं भाई, 5 नहीं 5 फैक्टोरियल होते हैं। अरे भाई पांच डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और उनको आपस में अरेंज करना है एक रो में, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 5 फैक्टोरियल डेफिनेटली। और हमने बोला कि हमारे कितने परमुटेशन आए, 5x, 5x इक्वल टू 5 फैक्टोरियल हुआ, तो x क्या आया जल्दी बोलो, 4 फैक्टोरियल। 5x इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, तो x आ गया 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब हमने क्या कंक्लूड किया इस पूरे डिस्कशन से, कि अगर सर्कल के ऊपर में 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं तो उनके टोटल कितने सर्कुलर परमुटेशन बनेंगे, तो 4 फैक्टोरियल। 5 ऑब्जेक्ट होंगे 4 फैक्टोरियल, 4 ऑब्जेक्ट होंगे तो 3 फैक्टोरियल, 3 ऑब्जेक्ट होंगे तो 2 फैक्टोरियल, सिर्फ दो बनेंगे, और 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो एक ही बनेगा। तो n ऑब्जेक्ट होंगे तो n minus 1 factorial. That's so cool. One circular arrangement of n object gives you n number of linear permutation, and therefore let number of total circular permutations is equal to x, and hence number of linear permutations will be equal to n into x, that has to be equal to n factorial, and therefore x is equal to n factorial divided by n, and hence it is n minus 1 factorial। तो एक तो ये सीधा सा फार्मूला हमारा प्रूव हो गया, जिसमें हमने यूनिटरी मेथड का यूज किया। यूनिटरी मेथड जैसे होता है 1 रुपए में इतना तो 1 रुपए में कितना, ऐसा, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया। वो कनेक्ट कहां से किया, लीनियर परमुटेशन से कनेक्ट किया, जो कि हमें पहले से पता है, हम उसको प्रूव कर चुके हैं। तो सब लोगों को समझ में आ गई बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ से ये भी आ जाएगा कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n को अगर 1 डालेंगे। हाँ क्या बोलोगे, n को 1 डालोगे तो n को 1 डालेंगे तो यहाँ से वापस वही आ जाएगा कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी हो जाएगा। दूसरी बात है कि n को 1 डालेंगे तो एक ऑब्जेक्ट का सर्कुलर परमुटेशन, मतलब वो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट का सर्कुलर परमुटेशन बोलो या एक ऑब्जेक्ट का लीनियर परमुटेशन बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। इसी बात को प्रूव करने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है वो मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये कितने लोग ये बात समझ में आ गई, मुझे जरा फटाफट जल्दी से कंफर्म कर दो। आगे ठीक है, तो हमने बोला कि आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग सर्कुलर परमुटेशंस आर आइडेंटिकल। कौन से पेयर आइडेंटिकल सर्कुलर परमुटेशन के पेयर हैं, चलो बताओ।
इनमें से कौन सा पेयर आइडेंटिकल सर्कुलर परम्यूटेशन है? फर्स्ट वाले में तो सर थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट वाला आइडेंटिकल है कि नहीं है? ये पेयर आइडेंटिकल है कि नहीं? नहीं है या है? है सर, फर्स्ट वाले में है सर, फर्स्ट सेकंड था, फर्स्ट वाले फर्स्ट सेकंड में है। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट में आइडेंटिकल पेयर है। क्यों फर्स्ट और आइडेंटिकल सेकंड पेयर? में है सर। क्योंकि अगर इसको आप 180 से 180 डिग्री से अगर रोटेट कर दो तो ये बन जाएगा कि नहीं? सर थर्ड और फोर्थ भी है 180 भी। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो आइडेंटिकल पेयर है, क्लियर हो गया। एक और बात यहां से समझ में आ रही, देखो अगर दो परम्यूटेशन, टू सर्कुलर एरेज आर आइडेंटिकल, इफ टू circular permutations, two circular arrays arrangements are same, then each object around them, each object in it has same neighbors and similarly positioned. Similarly positioned मतलब समझ रहे हो क्या बोला मैंने? हम बोल रहे हैं कि अगर दो सर्कुलर परम्यूटेशन को आप सेम परम्यूटेशन बोल रहे हो तो इसका ये मतलब है कि उन दोनों अरेंजमेंट में हर एक ऑब्जेक्ट का सेम नेबर होगा। मतलब ए का नेबर देखो, ए के दो नेबर है बी एंड डी, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, एक बी है एक डी है। ए की पोजीशन पे बैठो तो ए से पूछो तो बोलेगा मेरा लेफ्ट नेबर क्या है? ए का लेफ्ट नेबर क्या है? बी, और राइट नेबर क्या है? डी। अब इसमें जाओ, ए यहां है, ए का लेफ्ट नेबर क्या है? सॉरी, ए का लेफ्ट नेबर क्या है? डी, और राइट बी। यहां पर भी ए का लेफ्ट वाला क्या है? डी, और राइट वाला बी। ऑपोजिट वाला सी, यहां पर भी ए का ऑपोजिट वाला सी। ऐसे हर एक में चेक कर सकते हो। अगर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये बात सच है तो इसका मतलब है परम्यूटेशन सेम होंगे। और दूसरा, ओवरलैप करके रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए हो। जैसे यहां पर देखो तो क्या है, ए के लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में बी है, राइट में डी, और यहां पर भी लेफ्ट में बी है, राइट में डी, सामने सी है। यही किसी के लिए बोल सकते हो। एक का भी अगर मैच कर गया इस तरह से तो ठोके, तो ये दोनों भी सेम परम्यूटेशन है, ये दोनों सेम है। व्हाट अबाउट ये वाला? ए बोल रहा है उस ए के सामने पहले कोई एक को फिक्स कर लिया करो, ए को फिक्स कर लिया। अब ए के अपोजिट में डी है, यहां पर ए के अपोजिट में सी है, तो ये तो वैसे आइडेंटिफाई हो गया है कि नहीं? तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे। व्हाट अबाउट दिस? है सर सेकंड और थर्ड। हाँ, जैसे इन चारों में कौन कौन, ये चारों सेम है ना? नो नो सर, कौन कौन सेम है इन चारों में से? चारों से फर्स्ट और सेकंड आपस में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ आपस में। फर्स्ट सेकंड आपस में है और थर्ड फोर्थ आपस में है, लेकिन क्या फर्स्ट और थर्ड सेम है? नो सर। नहीं सेम है तो उसकी वजह बताओ। सर बी और डी की पोजीशन अलग अलग है, मतलब बिल्कुल रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल। ए यहां पर ए के दो नेबर हैं बी और डी, बट उनका वो स्वाइप कर गया, पोजीशन चेंज हो गई। यहां पर बोल रहे हैं ए के लेफ्ट में क्या है तो बोलेगा मेरे लेफ्ट में डी है। यहां पर पूछो ए के लेफ्ट में क्या है तो बोलेगा मेरे लेफ्ट में बी है। तो ये दोनों सेम नहीं है। इसको थर्ड को कैसे भी आप रोटेट करो, आप कभी भी फर्स्ट के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकते, अनलेस कि थर्ड को ऐसे उठाओ और उठा के ऐसे पलट दो। जैसे मान लो ये गार्लैंड है या नेकलेस है, और नेकलेस को ऐसे उठा करके और इसको जस्ट ओवर टर्न कर दो, ऐसे उल्टा कर दो ऐसे, तो पलटने के बाद तो सेम हो जाएगी, बट पलटना अलाउड नहीं है। रोटेशन अलाउड है बट ओवर टर्निंग अलाउड नहीं है। जिन केसेस में ओवर टर्निंग अलाउड है, अगर मैं बोलूं कि ये 4 पर्संस हैं जो सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, तब आप बोलोगे कि ये दोनों डिफरेंट हैं, दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल एंड दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल। बट अगर मैं बोलूं कि दीज 4 आर नेकलेसेस एंड ABCD आर डायमंड्स, देन व्हाट डू यू से? तब सारे सेम हो
हाँ, सारे same। तब आप बोलोगे ये दोनों भी, ये सारे, ये चार के चारों सेम। तो अगर ओवर टर्निंग अलाउड कर दूंगा तो चारों सेम है, अदरवाइज नहीं। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यस। तो यहां पर हमने बोला कि फर्स्ट एंड सेकंड आइडेंटिकल सेम है, एंड थर्ड एंड फोर्थ सेम है। बट इफ ओवर टर्निंग इज अलाउड, इफ ओवर टर्निंग, पलटना, ओवर टर्निंग अलाउड, then first, second, third और fourth all are same। तो ये पहला वाला डिस्कशन तो कंप्लीट हो गया। अब इस डिस्कशन की बात करो, इसमें क्या है? तो इसमें भी वही बात सेम है कि कुछ डिफरेंस है? व्हाट अबाउट दीज टू? वही उल्टा सीधा हो गया ना। बी, यहां पर तो ए के अपोजिट में डी था, यहाँ ए के अपोजिट में सी है, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये दोनों मैच कर ही नहीं सकते। ये दोनों भी मैच नहीं कर सकते। तो अब इन दोनों की बात करो, ये दोनों क्यों नहीं मैच किए थे? वही ए के अपोजिट में डिफरेंट है। तो कौन किसके साथ मैच कर रहा है ये बताओ इसमें? सेकंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ए के सामने सी है, इधर भी ए के सामने सी है। ए के सामने मतलब कि आप इसको रोटेट करना चाहो 180 डिग्री से, या इसको रोटेट करना चाहो, तो इसको अगर 180 से ओवर अगर रोटेट करोगे तो इसमें मैच कर जाएगा। ए के लेफ्ट में बी है, राइट में डी है, यहां पर भी ए के लेफ्ट में बी है, राइट में डी है। व्हाट अबाउट दीज टू? अलग है सर। अलग है सर। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। ये भी बात समझ में आ गई। अब देखो, फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया, लिखते जाओ। When n distinct objects say A1, A2, A3, An are to be arranged around a circle, then each circular arrangement will generate n number of distinct linear arrangements. By rotating the objects around the circle by 360 upon n degree at a time. ये बात सबको समझ में आ रही है ना? Keeping their relative position fixed. तो अगर ऑब्जेक्ट की म्यूचुअली रिलेटिव पोजीशन को सिमिलर रखते हुए सिर्फ स्टीयरिंग किया जाए या रोटेशन दिया जाए, तो एक बार में 360 डिग्री अपॉन n से रोटेट करेंगे और ऐसे n रोटेशन देंगे, तो आपको अलग अलग सेम सर्कुलर बट डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, फर्स्ट ये तुम्हारा ये वाला लीनियर अरेंजमेंट है an-1, an, a1, a2, an-2, और फिर कीप ऑन रोटेटिंग इट लाइक दिस, तो और एक रोटेशन देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा an, a1, a2, a3, an-1, और इस तरह से आप रोटेशन देते जाओ तो टोटल n नंबर ऑफ लीनियर परमुटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वन सर्कुलर परमुटेशन। तो वहां से हमने एक आर्ग्यू किया कि इफ आई एज्यूम दैट देयर आर टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर एरे इज x, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सर्कुलर परमुटेशन x पॉसिबल हैं, ऐसा अगर हमने एज्यूम किया, और हम जानते हैं कि ईच सर्कुलर एरे जनरेट्स n लीनियर परमुटेशन, देयरफॉर द नंबर ऑफ टोटल लीनियर परमुटेशन ऑफ n distinct object comes out to be nx. But we already know that total number of linear permutation of n distinct object is n factorial, and therefore identically ये दोनों इक्वेट कर लेंगे तो nx equal to n factorial, तो x equal to n-1 factorial। इसके अलावा भी एक आर्ग्यूमेंट है, क्या आप कोई इससे बेटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं इसी बात को प्रूव करने के लिए? वो बेटर आर्ग्यूमेंट क्या है समझो। अगर मेरे पास में ये एक सर्कुलर परमुटेशन a1, a2, a3 ऐसे, a1, a2, a3 भी छोड़ो, इसकी बात मत करो, या कर लो, हमें ये n ऑब्जेक्ट को सर्कल पे अरेंज करना है। हमें पता है, मतलब है कि n चेयर पड़ी हुई है,
और वो n चेयर सर्कल के राउंड में n चेयर पड़ी हुई ये भी मान सकते हो, और हमें उस पे n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। ये सारी चेयर आइडेंटिकल है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि लेट अस कीप एक चेयर को हम नेम कर देते हैं, मान लो इसको फर्स्ट चेयर बोल दिया, फर्स्ट चेयर इसको बोल दिया, तो ये वाली चेयर अपने आप क्या हो गई, इसके रेफरेंस में, मतलब इसको इस जगह पर A1 को बिठा दिया। तो एक ऑब्जेक्ट को बिठा दो, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स कर दो, ये आपको बोला जा रहा है। व्हाई? बिकॉज द मोमेंट यू फिक्स द पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कल, जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स करते हैं सर्कल के अराउंड, तो ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द n प्लेसेस बिकम लीनियर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे ये पोजीशंस है। बस वो जो हमने फिक्स करा वो मूव नहीं करेगा। हाँ, आप ऐसे मान लो कि n चेयर सर्कल के अराउंड ऐसे रखी हुई हैं, और आपने एक चेयर पे मान लो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, A1 को प्लेस कर दिया। जैसे A1 पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई, तो ये एक क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट बन गया। अब इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अब सारी चेयर की अपने आप नंबरिंग हो गई। ये कौन सी चेयर है, ये कौन सी चेयर है, A2 नहीं बोलो आप, इसको बोलो ये अगर पहली प्लेस है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका नंबरिंग कर सकते हैं। ये कौन सी है, 1 है, फर्स्ट है मान लो, ये क्या है, सेकेंड है, ये क्या है, थर्ड है, ये क्या है, फोर्थ है, ये क्या है, फिफ्थ है, ये क्या है, सिक्स्थ है, ये क्या सेवेंथ है, और ये कितना है, n-2th है, और ये n-1st। मानते हो कि नहीं मानते? ये सारा डिस्कशन इस रेफरेंस से हो रहा है कि इसको आप रेफरेंस पॉइंट बना दिया मैंने, जहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, उसी से काउंटिंग शुरू हो गई। चाहे इधर से काउंट कर लो, चाहे इधर से काउंट कर लो। कितनी डिस्टिंक्ट प्लेसेस हैं, अब कितने डिस्टिंक्ट प्लेसेस दिख रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस दिख रहे हैं, डिफरेंट पोजीशंस कितनी दिख रही हैं। इसी को कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई यहाँ जहां पर इसको रखा वहां से इसको कट कर दो, कट कर दो। तो ये एक टर्म है, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया और ये फिनिश पॉइंट हो गया। तो स्टार्ट से फिनिश पॉइंट पे जाओ तो अब तो ये लीनियर हो गया ना, एक लाइन जैसा हो गया। अब इस लाइन पर हमारे पास हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। कितने ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास में? n नहीं, n-1, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को तो तुम प्लेस कर चुके हो ना बेटा। यस सर। A1 को तो प्लेस कर चुके हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n-1 ऑब्जेक्ट्स एट n-1 डिस्टिंक्ट प्लेसेस। कितने वे से कर सकते हैं? n-1 फैक्टर। n-1 फैक्टर। दैट्स सो सिंपल। तो आप ये बोलो कि भाई ऐसा है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में कोई टर्मिनल तो होता नहीं, तो पहले हम टर्मिनल क्रिएट करेंगे। अब टर्मिनल क्रिएट करने का हमारे पास क्या तरीका है, तो हम बोलेंगे कि किसी एक जगह पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो। अब वो चाहे A1 को प्लेस कर दो, A2 को प्लेस कर दो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करो। The moment you fix the position of one object on the rim of the circle, with respect to that position, the rest n-1 places becomes distinct. ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी and so on. और जब वो नंबर्ड प्लेसेस हो गए n-1, तो n-1 प्लेसेस में n-1 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने वेज हैं? n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ एक बात बहुत क्लैरिटी से समझो, ये सर्कुलर और लीनियर का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो। आप ऐसे समझो कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक चेयर C1 है, एक चेयर C2 है, एक चेयर C3 है, एक चेयर C4 है और एक चेयर C5 है। अब ये सारी चेयर लाइन में तो नहीं है, दे आर नॉट इन अ लाइन, बट इफ आई आस्क यू हाउ मेनी वेज यू कैन प्लेस 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 5 डिफरेंट पर्संस को ये 5 पोजीशन पे कितने वे से अरेंज कर सकते हो, तो क्या बोलोगे आप? बोलो क्या बोलोगे आप बोलोगे भाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए कितनी चॉइस है? 5 है, क्योंकि ये सारी डिफरेंट चॉइसेस है जी। और सेकंड के लिए कितनी है? 4 है। थर्ड के लिए कितनी है? 3 है। तो आप बोलोगे 5 फैक्टोरियल ही बोलोगे ना। yes, और अगर ये सारी की सारी चेयर एक रो में पड़ी है, तो अगर उस पे नंबर पड़ा हुआ है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो भी वही बोलेंगे। तो एज लॉन्ग एज the positions are distinct, they are numbered, they are indexed,
then it hardly matters whether they are lying on a row or they are arranged around a circle, या rectangular में है या square के ऊपर arranged है, octagonal पे arranged है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या एक हॉल में, बड़े से हॉल में इधर उधर कहीं भी फेंकी हुई चेयर, लेकिन हर एक चेयर पे नंबर पड़ा हुआ। सारी चेयर अगर डिफरेंट है तो वो अरेंजमेंट हमेशा लीनियर अरेंजमेंट ट्रीट होगा। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। और अगर एक ही रो में पड़ी है, एक ही रो में सारी अरेंज्ड है लेकिन सारी चेयर एक जैसी हैं, तो भी वो लीनियर ट्रीट होता है। रीजन बीइंग कि एक रो में ऑटोमेटिक एक नेचुरल सेंस ऑफ नंबरिंग आ जाती है कि ये पहली, ये दूसरी, ना भी नंबर पड़ा हुआ ना तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगी पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। लेकिन अब एक सर्कल है, इस सर्कल पे अगर n चेयर पड़ी हुई है, सारी के सारी चेयर नंबर्ड है, तो वो सर्कुलर परमुटेशन नहीं हुआ, तब वो लीनियर ही माना जाएगा। लेकिन अगर एक सर्कल पे ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हो, वहां चेयर तो नहीं पड़ी हुई है, तो इस, या अगर चेयर पड़ी हुई हो तो सारी की सारी चेयर एक जैसी है, अगर उस पर कोई नंबरिंग नहीं है, तब ये बात आती है जिसको हम लोग सर्कुलर परमुटेशन बोल रहे हैं। और उस केस के लिए हम बोल रहे हैं कि आप पहले एक पोजीशन को ऑक्यूपाई करो एक ऑब्जेक्ट से और उसको रेफरेंस पॉइंट बनाओ और उस रेफरेंस के से नंबरिंग कर दो, तो उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रेस्ट सारी n-1 प्लेसेस डिस्टिंक्ट प्लेसेस हो जाएंगी, उनकी नंबरिंग हो जाएगी। और उन नंबर्ड या डिस्टिंक्ट प्लेसेस में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो सर्कुलर परमुटेशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सीधा सीधा लीनियर परमुटेशन लगेगा। इसलिए आंसर n-1 फैक्टोरियल। नाउ आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर। अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा इसको लेकर के। क्लियर है जी सबको? सर बस यही फर्क है ना कि जो मतलब लीनियर होते हैं उनमें तो अपने आप ही नंबरिंग आ जाती है, पर सर्कुलर में हमें खुद करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि सर्कुलर को छोड़ के या क्लोज्ड लूप पे आइडेंटिकल चेयर्स अगर पड़ी हुई हैं, आइडेंटिकल पोजीशन है या कोई पोजीशन नहीं डाला गया है, तो क्लोज लूप के ऊपर में नंबरिंग नहीं होती है, इसलिए वहां पर रेफरेंस मार्क करके नंबरिंग करनी पड़ती है। और एक रेफरेंस ही सफिशिएंट है, एक से ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, एक से कम भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी केसेस हैं, एक वो केस जिसमें चेयर्स आइडेंटिकल हैं बट एक रो में अरेंज्ड हैं, या वो सारे केसेस जिसमें चेयर्स किसी भी शेप में अरेंज्ड हैं लेकिन सारी चेयर नंबर्ड हैं, डिस्टिंक्ट हैं, वो सारे केसेस लीनियर परमुटेशन के केसेस में इंक्लूड होते हैं। दैट्स इट। तो ये बात क्लियर हो गई। तो हमने बोला कि फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कल, द रिमेनिंग n-1 पोजीशंस बिकम डिस्टिंक्ट, so rest n-1 object can be arranged in these positions in n-1 factorial ways. This is a clear cut argument without giving any sort of this kind of calculation कि मान लो टोटल x है, एक से इतने तो x से इतने, टोटल इतने तो कंपेयर करके करो, वो भी एक तरीका है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आप कर रहे हो। या अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो, ठीक है? मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। 5 persons are occupying seats around circular dinner table, around circular dinner table. Find the number of ways they can do so. पहला क्वेश्चन तो ये, जल्दी से आंसर करो, बोलो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। एक की पोजीशन को फिक्स कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को कितने तरह से बैठा सकते हैं? तो एक ही तरीके से, कहीं एक जगह डाल दो, क्योंकि सर्कल में तो सारे प्लेसेस एक जैसे हैं। फिर उसके रिस्पेक्ट में 4 प्लेसेस हो गए, और 4 प्लेसेस में 4 ऑब्जेक्ट को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। सर्वर पर्सन्स तो डिफरेंट नहीं होंगे सारे? हाँ, पर्सन डिफरेंट है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ पर्सन सेम है यार, पर्सन तो डिफरेंट ही है। लेकिन अगर आपने सर्कल के ऊपर में ये देखो, ये सर्कल के अराउंड में 1 2 3 4 और 5 चेयर पड़ी हुई। अब आपने इस पे बंदों को बिठाना है, 5 पर्सन हैं, A B C D एंड E। आप किसी एक प्लेस को फिल करो, किसी भी एक प्लेस को फिल करो इनमें से किसी के थ्रू।
कोई एक को रख दो, मान लो ए को रख दी यहां पर, जैसे ए को फिक्स कर दिया तो एक सीट ऑक्यूपाई हो गई। अब उस सीट के रिस्पेक्ट में मान लो ये टर्मिनल हो गया, मान तो यहां से कट कर दो, इसको काट दो। अब ये सर्कल को काट दिया तो क्या हो गया, ए इनिशियल पॉइंट हो गया, बाकी सारी चेयर क्या हो गई, अगर इसको पहली चेयर मानो तो ये दूसरी चेयर हो गई, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये पहली है कि ये पहली है, नहीं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी। या इधर से देखो तो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी, क्योंकि आपने एक रेफरेंस बना दिया। अब इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आप तुम्हारे पास बने कितने, ए को तो आपने ऑक्यूपाई करा दिया, वो तो चला गया यहाँ पर। अब बचे कितने, ये चार। ये चार डिफरेंट को चार डिफरेंट प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने वेज हैं, 4 फैक्टोरियल। दैट्स इट, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन मेरा कुछ और है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये 5 पर्संस की बजाय 5 डिस्टिंक्ट फ्लावर्स हो गए, 5 डिफरेंट फ्लावर्स है, और वो 5 फ्लावर से एक गार्लैंड बनानी। तो हाउ मेनी गार्लैंड्स विल बी फॉर्म्ड, नंबर ऑफ गार्लैंड्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ गार्लैंड्स फॉर्म्ड। अब आप क्या बोलोगे, सर 5 डिस्टिंक्ट फ्लावर्स है, 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है। ना 5 ही फ्लावर हैं और पांचों एक दूसरे से अलग है। एक रोज का फ्लावर है, एक गेंदे का फूल है मान लो, है ना, ऐसे ही अलग अलग फ्लावर्स है, डहलिया है, कुछ भी मान लो, 5 डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हैं, 5 ही फ्लावर है। 24 ही आएगा। हाफ हो जाएंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम हो जाएंगे। हाफ हो जाएंगे। हाफ क्यों हो जाएंगे, जैसे एक केस है, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ये, और यहाँ पर डी है, और यहाँ पर ई है। दिस इज वन केस, एंड लेट्स कंसीडर द अनदर केस इज जस्ट इट्स मिरर इमेज। जस्ट इसका मिरर इमेज वाला केस भी समझ लो। क्या, ए यहां है और यहां पर बी है और यहां पर सी है और यहां पर डी है और यहां पर ई है। अब जरा देखो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोला, ये दोनों केसेस, ये पहला परमुटेशन और ये दूसरा परमुटेशन, डू यू थिंक दे आर सेम परमुटेशन और दे आर डिफरेंट? तो अगर ये 5 पर्सन है सर्कुलर टेबल के अराउंड, तब तो ये दोनों डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि भाई ये बोलेगा कि मेरे लेफ्ट में बी है और राइट में ई है, जबकि यहां पर ए बोलेगा मेरे राइट में बी है और लेफ्ट में ई है। तो ये दोनों को आप रोटेट करके, मतलब ये P2 को रोटेट करो, चाहे जिधर रोटेट करो या इधर रोटेट करो, किसी भी अमाउंट से रोटेट करो, आप P1 नहीं बना सकते। P2 को P1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिस्टम को ऐसे ओवरटर्न करना पड़ेगा, ऐसे पलटना पड़ेगा। और भैया एक टेबल के अराउंड में बंदे बैठे हुए तो उनको थोड़ी पलट दोगे, वहां तो ओवरटर्निंग अलाउड नहीं है। लेकिन अगर ये गार्लैंड्स है या नेकलेस है, एक नेकलेस है जिसमें 4-5 डायमंड पड़े हुए, अब 5 डायमंड से एक नेकलेस बनी हुई है। अब उस नेकलेस, P1 नेकलेस और P2 नेकलेस के बारे में अपना ओपिनियन दो। क्या P1 और P2 नेकलेसेस डिफरेंट नेकलेसेस मानी जाएंगी? सर क्योंकि इसमें राइट और लेफ्ट को कोई डिफरेंस। हाँ, मान लो भाई कि आप एक ज्वेलर शॉप पे गए और यहाँ पर ये नेकलेस भी पड़ी हुई, एक यहाँ दिख रही है और एक यहाँ दिख रही है, दोनों नेकलेस पड़ी हुई है आपके सामने। तो आपने बोला कि ये नेकलेस मुझे, आपने P1 वाली नेकलेस को चूज कर लिया, बोला ये मुझे पसंद है, और उसने आपको P2 उठा के दे दिया, तो आप बोलोगे नहीं ये वाला नहीं, ये वाला चाहिए। यू कैनॉट डिमांड दैट मुझे P2 नहीं P1 चाहिए। रीजन बीइंग कि जैसे ही आप बोलोगे मुझे P2 नहीं वो P1 वाला दे दो, तो वो जो है क्या करेगा, वो उसे P2 वाले को पलट देगा, बोलेगा ये ले ले भाई। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे P2 को नेकलेस को ऐसे करके ऐसे पलटेगा, वो पलटते ही P2 P1 जैसा दिखने लगेगा। इसका मतलब है कि as far as necklaces are concerned, P2 and P1 are necklaces, then they are not different necklaces, they are same necklaces. But P1 and P2 are arrangement of people around the circular table, then definitely they are different. कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? तो हर एक क्लॉकवाइज परम्यूटेशन का एक
एक एंटी क्लॉकवाइज परमुटेशन होगा, सेम ऑर्डर, सेम ऑब्जेक्ट, ऑर्डर जस्ट क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, तो वो दोनों क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज परमुटेशंस हमेशा नेकलेसेस एंड फ्लावर्स जहां जहां ओवरटर्न कर सकते हैं उन केसेस में वो सेम रिगार्ड होंगे, और जहां पर ओवरटर्निंग नहीं अलाउड है वहां पर वो डिफरेंट ट्रीट होंगे। ये बात, मतलब इसमें हाँ एग्जैक्टली। तो आप बोलेंगे कि as many clockwise arrangements so many anti clockwise arrangement, and therefore total number of arrangement के आधे clockwise हो जाएंगे, आधे anti clockwise हो जाएंगे, because clockwise anti clockwise necklace के केस में सेम हो जाएंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, जो 4 फैक्टोरियल आया था वो 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 होने की बजाय क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नेकलेसेस 12 बनेंगे। यस एग्जैक्टली। तो दिस इज द समरी ऑफ द डिस्कशन। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ ways 4 different object can be arranged on a circle and represent them। 4 ऑब्जेक्ट को सर्कल पे कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6। वो 6 के 6 अरेंजमेंट बना के देखो, बना के देखो मतलब आपकी कॉपी के अंदर वो 6 के 6 अरेंजमेंट नजर आने चाहिए। कौन से होंगे जल्दी बताओ। छह अरेंजमेंट्स हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं? 4 है, ए बी सी एंड डी। मैंने बोला 6 हम कैसे काउंट कर रहे हैं, तो आपने बोला कि 4 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। ये है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ एरेज। तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। फिर उसका आर्ग्यूमेंट आपने ये दिया कि भाई ए की पोजीशन को तो सर हम फिक्स करने जा रहे हैं, हमेशा ए यही रहेगा हर एक में, तो ये लो फिक्स कर दिया। मतलब ऐसे मान लो कि आपके घर एक गेस्ट आ गया ए, और आप बी सी डी हो। बी इज यू, मतलब बी इज योर से डैड या मॉम, डी इज योर डैड एंड सी इज यू, और ए हो गया गेस्ट। ठीक है, अब ये आप चारों लोग डिनर कर रहे हो साथ में, तो डिनर टेबल पे ऑब्वियसली पहले गेस्ट को बिठा दोगे यार, उसको ऑनर करोगे, ऐसा थोड़ी उसको इधर उधर दौड़ाते फिरोगे कि अभी इधर बैठ जाए उधर बैठ जाए, है ना। तो कॉमन सेंस है कि आप गेस्ट की पोजीशन को आप क्या कर दिया, आपने एक जगह फिक्स कर दिया भाई कि गेस्ट यहाँ बैठेंगे, उनको बिठा दिया, ऑनर कर दिया। अब उसके बाद आता है कि जो होस्ट कौन करेगा गेस्ट को, जो होस्ट करेगा वो जस्ट सामने बैठेगा। तो ए के जस्ट सामने कौन बैठेगा, तो कोई भी हो सकता है। होस्ट कैन बी योर डैड, योर मॉम और यू। तो ए के होस्ट करे, अगर अगर आप आपके डैड होस्ट कर रहे हैं तो ए के अपोजिट में डी को प्लेस कर दिया। अब 2 लोग बचे, यू एंड योर मॉम। यू एंड योर मॉम कैन ऑक्यूपाई द रिमेनिंग 2 पोजीशंस इन 2 वेज। कैसे? लाइक सपोज बी इज हियर एंड सी इज हियर, मतलब यू आर हियर एंड मॉम इज देयर, और यू आर देयर एंड मॉम इज हियर। तो आपने देखा ये जो 2 परमुटेशन मैंने बताए, ये दोनों परमुटेशन अगर देखो तो ये वाला है ए बी सी, ए बी डी सी काउंटर क्लॉक, एंड ये क्या है, सेम है ए बी डी सी बट क्लॉकवाइज। तो ये दोनों ए बी डी सी ऑर्डर में है, एक काउंटर क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. अब अगर ये जरूरी तो नहीं ना कि एक वो डैड ही होस्ट करेंगे। होस्ट योर मॉम कैन होस्ट, एंड इफ शी इज होस्ट तो शी इज इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, एंड यू एंड योर डैड कैन ऑक्यूपाई योर पोजीशन एज सी डी और डी सी। अब ये दोनों क्या है, तो इट इज ए no, you are keeping mom here, no? Okay, so what do you observe? That it is A C B D, and this one is A C B D. तो ये दोनों जो है वो A C B D ऑर्डर है, बट एक क्लॉकवाइज है एक काउंटर क्लॉकवाइज है। इसी तरह से तीसरे केस में इफ यू चूज टू बिकम होस्ट,
then one place is B, D occupy this way, or D is here and B is here. And again, you are getting A, B, C, D counterclock and A, B, C, D clock. So what I mean to say that no doubt there are 6 permutations. 6 is always even number. In fact, circular permutation हमेशा even number में होंगे. 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का सर्कुलर परम्यूटेशन मीनिंगलेस है, 2 ऑब्जेक्ट का सर्कुलर परम्यूटेशन भी मीनिंगलेस है, क्योंकि उसको सर्कुलर बोलो लीनियर बोलो एक ही बात है. लेकिन 2 से ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करो, 3, 4, 5, 2 से ज्यादा, मोर देन 2 ऑब्जेक्ट का सर्कुलर परम्यूटेशन का नंबर हमेशा इवन आएगा. 3 का 2 फैक्टोरियल, 4 का 3 फैक्टोरियल, इट इज ऑलवेज एन इवन नंबर. एंड इवन नंबर में हमेशा 2-2 के पेयर बनेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लियरली देयर आर 3 clockwise array and 3 counterclockwise array, anti-clockwise arrays. I think physically बना के देख लिया बिल्कुल. अच्छा, ये क्लेम करना हो कि जितने क्लॉकवाइज होंगे उतने एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ये बात को कैसे जस्टिफाई करोगे? तो आप बोलोगे भाई कुछ नहीं, एक कोई भी एरे उठा लो और यहां पर मिरर लगा दो, प्लेन मिरर, तो इसका जो मिरर रिफ्लेक्शन होगा, मिरर इन्वर्जन होगा, वो हमेशा क्लॉक का एंटी क्लॉक हो जाएगा, एंटी क्लॉक का क्लॉक हो जाएगा. और अगर ये एक परम्यूटेशन है तो यू कैन नॉट डिनाई कि ये भी एक सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं होना चाहिए, वो भी होगा. तो फॉर एवरी क्लॉकवाइज परम्यूटेशन देयर इज एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा. देयरफॉर x नंबर ऑफ क्लॉकवाइज देन x नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, देयरफॉर टोटल इज x, तो आधे हो जाएंगे. मैं अभी एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की ही बात कर ही रहा हूं, अभी मैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं. तो ये बात सारी सबको समझ में आ गई, ये सारे केसेस समझ में आ गए, क्लियर है? और ये भी समझ में आ गया कि आधे क्लॉकवाइज होंगे और आधे एंटी क्लॉकवाइज होंगे. तो हमने इस पूरे डिस्कशन में फाइनली क्या कंक्लूड किया? फाइनली हमने कंक्लूड किया, पहला, fixing the position of one object around the circle, the remaining n-1 become distinct positions and therefore rest n-1 object can be arranged in n-1 factorial ways. This is the first conclusion. दूसरा, since each circular arrangement has its unique counterclockwise arrangement, therefore the number of clockwise arrangement is equal to number of counterclockwise arrangement, and that has to be total number of circular permutation divided by 2. तो अगर कोई आपसे बोले कि कितने क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होंगे, तो आप बोलेंगे n-1 फैक्टोरियल बाई 2, और उतने ही एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बनेंगे. तो कितनी गार्लैंड्स बनेंगी? तो ऑब्वियसली इतनी गार्लैंड्स बनेंगी. whenever the overturning of permutation is allowed, not necessarily garland or necklace, जहां कहीं भी overturning allowed है, वहां पर number of circular permutations will become half of the total number of circular permutation, only because clockwise and anti-clockwise arrangement in case of garland or necklaces are regarded as same arrangement. तो इस केस में number of garlands form, if anti-clock and clockwise permutations are not differentiated, then total number of circular arrangement will be regarded as n-1 factorial by 2. Last, अगर मान लो हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और हमें n के सारे n लेकर के सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं बनाने, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट के सर्कुलर एरे बनाने हैं, तो कितने बनेंगे? तो आप बोलोगे कि n में से पहले r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, फिर उस r सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक सर्कल पे कितने तरीके से बिठा सकते हैं? r ऑब्जेक्ट r-1 फैक्टोरियल. तो एक r का जो ग्रुप है उसको r-1 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं. ऐसे कितने ग्रुप हैं? NCR. तो NCR into r-1 फैक्टोरियल. आई होप दिस ऑल्सो इज वेरी क्लियर. अब मुझे एक बात बता दो, ये जितनी बातें हमने कंक्लूड करी, इनमें से किसी बात पर कहीं पर भी आपको कोई डाउट है? नहीं डाउट है. एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताओ, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि आउट ऑफ 7 डिफरेंट objects, find total number of circular permutations taken
4 at a time. आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। आंसर क्या होगा? 7 factorial by 4 factorial. तो आप बोलोगे पहले कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 out of 7 is 7C4 एंड इतने सारे 4 के ग्रुप बन जाएंगे। एवरी ग्रुप ऑफ 4 कैन बी अरेंज्ड अराउंड अ सर्कल इन 3 factorial. So your final answer will be 7 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial multiplied by 3 factorial. So it is 7 factorial upon 4 factorial. Another question. If the above 7 objects be diamonds, beads मान लो, beads, distinct color beads, then number of necklaces form Half. taken 4 at a time, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, तो आप ये बोलेंगे कि जितने अरेंजमेंट बने थे उसी का आधा कर दो, 1/2 टाइम्स 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। बस यही इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। हाँ, क्या रिपीट करना है बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ सुप्रीत। सर वही सर, आप क्वेश्चन के बाद का आए थे तब से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ नहीं, मैंने बोला कि अगर ये वाला तो समझ में आ गया था ना कि आर एट ए टाइम लेकर के कितने परमुटेशंस बनेंगे। यस सर। कि पहले एन में से आर सेलेक्ट करके इतने एनसीआर नंबर ऑफ ग्रुप्स बन जाएंगे और हर एक ग्रुप को या हर एक कॉम्बिनेशन को आप आर ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को सर्कल पे r-1 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो एक ग्रुप के इतने फैक्टोरियल परमुटेशन, तो एनसीआर ग्रुप है तो एनसीआर इंटू इतने। अब मैंने बोला कि 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको 4 एट ए टाइम एक सर्कुलर टेबल पे कैसे बैठा सकते हैं। मतलब 7 पर्सन्स हैं और एक सर्कल, एक ऐसा सर्कुलर टेबल है और उसके अराउंड में 4 चेयर पड़ी हुई है। तो कितने तरीके से आप उनको इस टेबल पे बिठा सकते हैं फॉर द सेक ऑफ डिनर। तो आप क्या बोलेंगे, ये 7 में से पहले तो 4 आपको लेने पड़ेंगे ना जिनको हमें बिठाना है, बाकी लोग को तो उधर वेट कराना है। तो 7 में से 4 सेलेक्ट करो, 7C4 वेज। ये 7C4 मतलब 7 में से 4 के इतने ग्रुप बन गए। अब कोई भी एक ग्रुप के बारे में सोचो, तो एक 4 का ग्रुप इस टेबल पे कितने वे से अरेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल। तो एक ग्रुप से 6 परमुटेशंस बनेंगे। तो इतने सारे ग्रुप है तो कितने टोटल डिफरेंट परमुटेशंस बनेंगे, तो ये आंसर आ गया। अब मैंने बोला कि मान लो कि वो 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होकर के 7 डिफरेंट डायमंड्स हैं, 7 डिफरेंट कलर के डायमंड्स हैं या डिफरेंट बीड्स हैं, है ना। तो वो जो बीड्स है, मोती है मान लो, तो 7 डिफरेंट कलर के मोती हैं और उनमें से 4 मोती एक टाइम में यूज करके एक नेकलेस बनाना है। तो कितने नेकलेसेस बनेंगे। तो बिकॉज यहां पर क्या था कि बंदे बिठा रहे थे आप, तो उनका ओवर टर्निंग अलाउड नहीं था। नेकलेस के केस में ओवर टर्निंग अलाउड हो गई, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अब सेम माने जाएंगे। तो आंसर ये होने के बजाय जस्ट उसका आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस, बिकॉज द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज विल नॉट बी टेकन एज डिफरेंट बीड्स, डिफरेंट नेकलेसेस। यही डिस्कशन हुआ अभी तक। क्लियर हुआ सारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। ठीक है, गुड। Yes, sir. अब हाँ, क्या हुआ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस करिए, अब कुछ क्वेश्चंस करिए। सर ये सारे तो गेम वाली है। हाँ तो करके बताओ ना। Number of ways in which 7 American and 7 British people can seated on a round table so that no 2 Americans are consecutive.
क्या करेंगे? तो यहां पर भी देखो बेसिकली जो हमारा मेथड है अरेंज करने का वो तो वैसे ही फंक्शन करेगा, सारे रूल्स जो आपने लीनियर के पढ़े हैं वो यूज होंगे, लेकिन विद अ कॉन्टेक्स्ट कि n का n फैक्टोरियल नहीं होगा, n का n-1 फैक्टोरियल होगा। जैसे यहां पर क्या पूछा गया? पूछा गया कि 7 अमेरिकन हैं और 7 ब्रिटिश पर्सन हैं, टोटल 14 पर्सन हैं, दे आर टू बी अरेंज्ड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो कितने अरेंजमेंट बनते ये बताओ, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन क्या होता? 3 फैक्टोरियल। वेरी करेक्ट, 13 फैक्टोरियल। अब बोल रहे नहीं, जो अमेरिकन हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होने चाहिए, कोई भी 2 अमेरिकन से एक साथ नहीं आने चाहिए। अब क्या करेंगे? तो जिन स्पेसीज के साथ में इस तरह की रेस्ट्रिक्शन आती है कि नो 2 ऑफ देम शैल अकर टुगेदर, उनको पहले स्ट्राइक ऑफ कर दो, उनको रिमूव कर दो। और ये जो 7 ब्रिटिश पर्सन हैं इनको पहले सर्कल पे अरेंज करो। 7 ब्रिटिश को नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 ब्रिटिश अराउंड ए सर्कल, कितने वे से अरेंज कर सकते हैं बोलो? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। अब उनमें से एक अरेंजमेंट हमने क्या किया, हमने बोला कि मान लो B1 था तो B1 की पोजीशन को फिक्स कर दिया, और उसके बाद में B2, B3, B4, B5, B6 दे कैन शफल देयर पोजीशंस इन 6 फैक्टोरियल बेस। एक की पोजीशन को फिक्स करके रेस्ट जो B7 तक है, रेस्ट जो 7 है वो अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं लीनियर में। तो इनको आपस में 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज करेंगे तो इतने अरेंजमेंट हो गए। बट जो ये 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 अरेंजमेंट फॉर्म हुए, इसमें से एक अरेंजमेंट यही है जो आपको दिख रहा है, इजंट इट? ये भी तो उसी में से एक परम्यूटेशन है। अब इस परम्यूटेशन में व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दैट देयर आर वेकेंट प्लेसेस बिटवीन 2, देयर इज अ वैकेंसी। ऐसे कितनी वैकेंसीज हैं? 7। हाँ, अब ये अच्छी बात है। लीनियर परम्यूटेशन में क्या होता था कि एक लाइन पर अगर आप एक ऑब्जेक्ट रखते थे तो 2 वैकेंसी बनती थी, 2 रखते थे तो 3, 3 रखते थे तो 4, n रखते थे तो n+1। सर्कल में ऐसा नहीं, सर्कल में जितने ऑब्जेक्ट आप सर्कुलर पे पेश करोगे उतने उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैकेंसी आएगी। एक प्लेस करोगे तो एक वैकेंट प्लेस आएगा, 2 करोगे तो 2 ही वैकेंट प्लेस बनेगा, 3 करोगे तो 3 बनेगा। ऐसे यहां पर 7 ऑब्जेक्ट थे तो 7 ही प्लेस बन गए। तो इंटू एंड है तो इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 अमेरिकन्स इन 7 वेकेंट प्लेसेस, कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? तो 7 प्लेसेस हैं और 7 अमेरिकन है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, कई बार बच्चे बोलते हैं अच्छा सर ये 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, 7 चेयर्स हैं और 7 ऑब्जेक्ट हैं, तो 7 ऑब्जेक्ट को 7 चेयर में 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। इज इट ट्रू? No, sir. No. हाँ, why it is not true? Because as we have already put a reference mark, B1 ऑलरेडी बैठा चुके हैं, उसके कंपैरिजन में उसके रिलेटिव में हमने ब्रिटिश को अरेंज किया हुआ है, तो एक रेफरेंस होने की वजह से ये चेयर जो है वो अब लीनियरली ट्रीट होंगी, क्योंकि ये फर्स्ट चेयर हो गई, ये सेकंड चेयर हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ हो गई, ये सेवेंथ हो गई। तो ये जो 7 चेयर्स है वो सर्कुलर ट्रीट नहीं हो सकती क्योंकि उनकी नंबरिंग है, तो वो लीनियर जैसा ट्रीट होगा। इन स्पाइट दैट दे आर अरेंज्ड ऑन अ सर्कल ड्यू टू अ रेफरेंस point already taken, they are taken as distinct, and therefore 7 Americans will occupy these 7 chairs in how many ways? 7 factorial ways, and therefore total answer क्या आ गया भाई? total answer आ गया 6 factorial into 7 factorial। ऐसे बोलो या बोलो 7 times 6 factorial का होल स्क्वायर, या 7 times 720 का होल स्क्वायर, ऐसा आंसर है। ये पहला पार्ट क्लियर हो गया सबको?
तो वो गैप मेथड जो सीखा था वो ऐसे ही लगेगा एग्जैक्टली बस वही वैकेंसीज में फर्क आएगा। इसी तरह से जो हमने देखा था ना कि इफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज टू बी केप्ट टुगेदर, तो ग्रुप मेथड जो टाई कर देते थे, बंडल बना देते थे एक को, तो वो ग्रुप मेथड भी वैसे ही काम करेगा उसी तरह से। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मैं बोलता सेम क्वेश्चन है और एक पार्ट आंसर करना है आपको, क्या कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स if all British या all Americans to be kept together, अगर अमेरिकन्स बोलते हैं कि हम सेपरेट नहीं हो सकते, हमें एक साथ ही रखो, they don't want to get separated from each other, then what do you say? Then in that case you will consider all Americans as a group of all Americans as single object. वो साथ के ग्रुप को एक ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करोगे। मतलब ऐसा मान लो कि एक सोफा लगा दो 7 सीटर, और इस सोफे पे 7 सीट है, मतलब एक सीट है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है और सातवीं, ऐसा 7 सीटर सोफा एक लगा दिया। और ये सोफा एक ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। इसके अलावा चेयर्स पड़ी हुई है 1 2 3 4 5 6 7। ये सोफे की 7 सीट को कितने वे से अरेंज कर सकते हो? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल वे से। और इस सोफे को हम एक जगह फिक्स कर दिए। इस सोफे के रेफरेंस में बाकी जो सीट्स हैं, बाकी सीट्स हैं वो डिफरेंट नंबर्ड हैं या नंबर्ड हैं? मतलब दे आर आइडेंटिकल और दे आर डिफरेंट? हाँ, क्योंकि ये सोफा तो रेफरेंस मार्क आ गया ना, तो ये नंबर्ड है। कितने हैं? 7 हैं। 7 चेयर है, 7 चेयर है, तो 7 चेयर पे 7 ब्रिटिश को कितने वे से अरेंज कर सकते हो? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये आंसर। या ऐसे बोलो कि एक सोफा और 7 चेयर्स, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 8। टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गए 8 ऑब्जेक्ट को कितने वे से सर्कल पे अरेंज कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। 8 - 1 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। बट वो जो 7 फैक्टोरियल परमुटेशन है, वो 7 फैक्टोरियल परमुटेशन में ये जो 7 बंदे सोफे पे बैठे हुए हैं, ये बिना एक दूसरे से सेपरेट हुए आपस में कितने वे से परम्यूट कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। यस, तो वही बात है। कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच above 7 Americans can shuffle their position in how many ways? In 7 factorial ways. तो फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर आएगा। तो ये आंसर को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अब एक दूसरा केस मैं पूछ रहा हूं, आप बिना डिले का आंसर करोगे। How many ways you can put the 7 Americans and 7 British around a circular table if all Americans are together and all British are together? सेम ही था। सेम ही आएगा सर। सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसीज अगर टुगेदर हो गई तो सर्कल में कोई एंड तो है नहीं, तो दूसरी स्पेसीज अपने आप ही टुगेदर हो गई। जिससे ग्रेट, अगले क्वेश्चन का आंसर करो। n-2 into n-2 factor. Number of circular permutation of n persons if 2 specified persons are never together. 2 specified persons are never together. क्या करें? कॉम्प्लीमेंट्री यूज करें। चलो कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। आर्गुमेंट कंप्लीट करो तुम। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। Total ways n-1 factor. नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट्स जो हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन is n-1 factorial, and then number of arrangements Always when say p1 and p2, 2 specific persons are kept together, n-2 factor. तो आप बोलोगे considering p1 and p2 as one object,
रिमेनिंग n-2, तो n-2 + 1, टोटल ऑब्जेक्ट कितने होंगे? n-1 ऑब्जेक्ट। n-1 ऑब्जेक्ट को सर्कल पे अरेंज करना है, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? n-2 फैक्टोरियल। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? ये दूसरी वाली बात सबको समझ में आ जानी चाहिए कि हमने क्या किया, हमने P1 और P2 को एक माना है, अभी इसको एक माना। इसके अलावा P3 है, P4 है, P5 है, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन Pn है, Pn-1 है। अब टोटल कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं? तो इसके ये पेयर के अलावा n-2 है, n-2 ये पड़े हुए हैं और एक ये, तो n-2 + 1, n-1 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको सर्कल पे अरेंज करने का n-2 फैक्टोरियल तरीका है। बट उनमें से हर एक परम्यूटेशन में ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन को कीपिंग टुगेदर, दे कैन शफल देयर पोजीशन इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज। तो 2 टाइम्स n-2 फैक्टोरियल हो गया। अब ये टोटल हो गया और ये हो गया E बार, है ना? नंबर ऑफ E बार आ गया, E बार कॉम्प्लीमेंट्री। तो नंबर ऑफ E क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल माइनस नंबर ऑफ E बार। तो आंसर आ गया, टोटल था n-1 फैक्टोरियल -2 टाइम्स n-2 फैक्टोरियल। अब इसके बाद में ये हो गया तुम्हारा n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल माइनस डबल ऑफ n-2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, n-2 फैक्टोरियल को कॉमन लोगे तो आ जाएगा n-3 टाइम्स n-2 फैक्टोरियल। तो योर फाइनल आंसर इज n-3 मल्टीप्लाइड बाय n-2 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। किसका आंसर सही था? किसका आंसर सही था? तो हाँ, तुमने गलती कर दी थी, मुझे समझ में आ गया था कि तुम गलती कर गए हो। ठीक है, अब इसको, इस बात को आंसर करने का क्या कोई डायरेक्ट तरीका भी था? गैप में एक डायरेक्ट तरीका था। डायरेक्ट तरीका ये था कि P1 P2 साथ नहीं होने चाहिए, तो आप ऐसा कर देते कि P1 और P2 में से किसी एक को हटा देते, किसी एक को हटा देते। मान लो P2 को हमने बाहर हटा दिया, P2 को डिनाई कर दिया कि भाई तुम बाहर बैठो, P2 यहां है। अब तुम्हारे पास है P1 और P3 और P4, P5, Pn-1 ऑन एंड ऑन, ये सारे हैं। इनको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज ऑल बट P2? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ एरेज n-, of all but P2 is equal to n-2 factorial. Agreed or not? yes, आप बोलते कि भाई एक पोजीशन को फिक्स करो और n-2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो। अब ये इनमें से कोई भी एक अरेंजमेंट फॉर ईच ऑफ द अबव, ये देखो आर्ग्यूमेंट करने का तरीके आपको आने चाहिए। फॉर ईच ऑफ द अबव I have vacant places. कितने vacant places हैं? n-1, n-1 vacant places है, क्योंकि n-1 objects हैं तो n-1 places हैं। तो how many ways you can place P2? n-3, n-3 हाँ, number of ways of placing P2 in n-1 vacancies। तो यहां पर 2 वैकेंसीज ऐसी हैं जो P2 के लिए restricted है। P2 is restricted to occupy this chair as well as this chair। P1 के नेबर में 2 चेयर पड़ी हुई हैं, उनमें से किसी भी चेयर पे P2 नहीं जा सकता, क्योंकि P1 and P2 shall not be together। तो in that case how many chairs are left out? n-3। तो in n-3 ways। तो इतने सारे अरेंजमेंट हैं, हर एक अरेंजमेंट से n-3 तरीके से आप P2 को प्लेस कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? n-3 टाइम्स n-2 फैक्टोरियल। तो एक में हमने थोड़ा सा यूनिटरी मेथड जैसा सोचने की कोशिश करी, एक में कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से सोचा।
एनीवे अल्टीमेट फैक्ट ये है कि आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, और आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि जो नंबर आप प्रोनाउंस कर रहे हो वो नंबर के पीछे की कहानी क्या है, क्या हो रहा है, कैसे अपीयरेंस की बात कर रहे हो। तो होपफुली द थिंग्स आर गोइंग वेल। ये सारी बातें समझ में आ रही कंफर्टेबली विदाउट एनी मच एफर्ट, राइट? यस आंसर करो जरा तो। Number of ways in which 8 persons can be seated around a round table so that all shall not have the same neighbor in any two arrangement. सर 7 फैक्टोरियल है। पक्का? यस सर, वरना वो सेम ही हो जाएगा। सर 7 फैक्टोरियल -8 आएगा। क्या बोला तुमने? 7 फैक्टोरियल8 -8? अच्छा, वो 8 क्यों? सर 7 फैक्टोरियल तो इसलिए कि हम इन जनरल कितने अरेंज कर सकते हैं, -8 इसलिए कि कितने में सेम रहेंगे। बोल रहे हैं कि सारे के सारे जो है उनके नेबर्स सिमिलर नहीं होने चाहिए। जैसे अगर हम बोले कि ये दो केस है, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, और ये है तुम्हारा P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। ये दो परम्यूटेशंस को ध्यान से देखो। दिस इज बेसिकली द clockwise array and this is the same array but anti-clockwise. So what do you think that in these two permutations हर एक के नेबर्स सेम है? नहीं है। है सर। जो नेबर्स P1 के हैं वही नेबर यहाँ भी P1 के हैं। इसी तरह से P2 के जो नेबर यहाँ है वही P2 के नेबर यहाँ भी है। P3 के जो नेबर यहाँ है वही नेबर P3 के यहाँ भी है। तो जो दो ही ऐसे परम्यूटेशंस मिलेंगे जिनमें हर एक ऑब्जेक्ट बोलेगा कि मेरे नेबर्स वही हैं। When each object can claim that they have similar neighbors, maybe they are oriented different way but they have same neighbors, then ऐसे सिर्फ दो ही मिलेंगे, दो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। वहां पर मेरे को क्या बोला गया? ऑल शैल नॉट हैव सेम नेबर्स, मतलब कुछ एक ऐसे हो सकते हैं जिनके नेबर्स मैच कर जाएं, लेकिन सबके सभी ये नहीं बोल सकते कि उनके नेबर्स सेम है। इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो इसको रिजेक्ट करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर आप क्लॉकवाइज परम्यूटेशंस को ले रहे हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर क्लॉकवाइज को आपको नहीं काउंट करना है, क्योंकि उस केस में तो दोनों के सेम नेबर हो जाएंगे। तो योर आंसर हैज टू बी व्हाट? नंबर ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज एरेज और नंबर ऑफ क्लॉकवाइज एरेज, दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं आप। अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज वाले के ले लो, काउंटर क्लॉक को छोड़ दो। अगर कोई काउंटर क्लॉकवाइज वाला चूज कर रहा है तो उसके क्लॉकवाइज को छोड़ दो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो थोड़ा सा आपको जो है लैंग्वेज को लेके स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है, वो बोल क्या रहे हैं।
क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपको आता रहेगा, सब कुछ आता रहेगा, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन अगर हुआ, अंग्रेजी गलत, इंग्लिश का प्रॉब्लम हुआ, तो उसकी वजह से पूरा एफर्ट जीरो हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा इंग्लिश वाली बात पर। फिर हिंदी वाला पेपर चूज करना पड़ेगा। हाँ, अगले वाले में क्या करना पड़ेगा? कुछ क्या हो गया? जल्दी बोलो। वैसे इसका आंसर आया क्या फाइनली? इसका टोटल आंसर क्या है? 7 मल्टीप्लाइड बाई 360। टू 2520। इसका आंसर क्या आएगा? 10 बंदे हैं, मेरी गो राउंड देखा ना? मेरी गो राउंड का मतलब वो जो ऐसा व्हील जैसा होता है ना, ऐसे बैठे रहते हैं और व्हील ऐसे 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 रोटेट हो रही होती है स्पेस में, जायरोस्कोपिक मोशन हो रहा होता है। तो उसमें भी ओवर टर्निंग नहीं होती है ना, ओवर टर्निंग अलाउड नहीं है। बट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कि सेम कर सकते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट यहां पर सेम होंगे कि डिफरेंट, बस इतना ही सोचना आप। वहां पर तो उन्होंने एक लिख दिया, उससे ये पता चला कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम सेम रिगार्ड करेंगे। क्लॉकवाइज लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को छोड़ना पड़ेगा, एंटी क्लॉक लेंगे तो क्लॉक को छोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम माने जाएंगे कि डिफरेंट? सर डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट माने जाएंगे। तो आंसर आएगा क्या? 9 फैक्टोरियल। क्यों? बिकॉज क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स and anti-clockwise arrangements are treated as different or considered different. Reason? Since overturning is not allowed, पलट नहीं सकते इस मेरी गो राउंड को ना, overturning is not allowed। तो जितना जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, जहां पर मिस्टेक होती है सोचने में, उस पर थोड़ा सा मैंने आपको एक्सपोज करने की कोशिश करी कि क्या है। अब आप जाओ और 4th शीट में जितने भी सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चंस है वो सारे ट्राई करो, और जो तुम्हारी टेक्सुअल एक्सरसाइज में जो सर्कुलर परम्यूटेशन वाली टेक्सुअल एक्सरसाइज है उसको करो। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे में आई थिंक सर्कुलर परम्यूटेशन की एक्सरसाइज है, 4th में या 3rd में होगी, है ना? तो उसको पूरा कर जाओ, और फिर इसके बाद में अगले क्लास के अंदर में हम लोग वो जो भी डाउट रहेंगे वो डाउट टेकअप कर लेंगे और कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे। डाउट ज्यादा नहीं होंगे, आई नो। अभी जितने क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि इक्का दुक्का क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इश्यू हो, अदरवाइज आपको डाउट नहीं आएंगे, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। बट फिर भी अगर डाउट आएंगे, मुझे लगेगा कि कहीं पर आप पढ़ रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के मैं कराऊंगा, और उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, डन? सर हाँ बोलो। यस सर आज दिन वाला लेक्चर शेयर कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों, क्या हो गया था? डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? सर मैं आया नहीं था आज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अभी अभी थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँ, अभी मैं उसको अपलोड ही करने जा रहा था। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है, बाय। तो क्लोज करें बेटा कॉल को? यस सर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सर रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए भेज देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं सोच रहा था ना, चूंकि पॉइंट एंड कार्डियल सिस्टम में पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल हम कर ले रहे हैं, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री वाला पार्ट कराएंगे, सारा डिटेल कंप्लीट। तो पूरा लोकस करा करके फिर उसी के साथ में, मतलब जब ज्योमेट्री पार्ट स्टार्ट करेंगे उससे पहले ही मैं आपको शेयर कर देता हूँ क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा और उसके बाद फिर ज्योमेट्री वाला पार्ट उसी कंटिन्यूएशन में कर लेंगे। तो आप अब ये समझ लो कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है
एसओटी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का जितना पोर्शन है, अब ये कल परसों की क्लास में वो सारे फॉर्मूले डिस्कस होंगे। उसके बाद उसमें फिर थोड़ा सा आपको जो एसओटी के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री का भी रास्ता खुल जाएगा। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल पार्ट और प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फिनिश कर सकते हैं इसको करने के बाद में। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं आज के डिस्कशन को यहीं पर। मैं शेयर कर देता हूँ उसको, क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ।